एक बार फिर से स्वागत है एग्जाम आयरा में। बिल्कुल। आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का जो मुख्य विषय है ना, वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि हिंदी व्याकरण अक्सर मेरिट लिस्ट का फैसला कर देता है। हाँ, एकदम सही कहा आपने। तो आज का हमारा लक्ष्य है कि हम संधि के इस पूरे कॉन्सेप्ट को मतलब एकदम परीक्षा के नजरिए से डिकोड करें। मतलब कोई रटना नहीं है, कोई लंबे चौड़े उबाऊ नियम नहीं। बिल्कुल नहीं। हमारा फोकस स्मार्ट ट्रिक्स पर रहेगा, ताकि परीक्षा हॉल में सवाल देखते ही कुछ ही सेकंड्स में सही जवाब क्लिक कर जाए। ठीक है, इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले तो यही बुनियादी सवाल आता है कि आखिर संधि है क्या? अगर बहुत ही व्यावहारिक शब्दों में कहें तो दो वर्णों या ध्वनियों के मिलने से जो बदलाव होता है ना, उसे ही संधि कहते हैं। मतलब जब दो ध्वनियां बहुत तेजी से टकराती हैं तो एक नया रूप बन जाता है। हमारी स्रोत सामग्री में इसके लिए एक बहुत ही सटीक उदाहरण है विद्या और अर्थी। हाँ, विद्या प्लस अर्थी। जब हम इन्हें जोड़ते हैं तो विद्या का आखिरी आ और अर्थी का पहला अ आपस में टकराते हैं और दोनों मिलकर एक बड़ा आ बन जाते हैं। नतीजा होता है नया शब्द विद्यार्थी। बिल्कुल। और अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये सिर्फ व्याकरण की किसी किताब का कोई सूखा हुआ अध्याय नहीं है। ये शब्दों को पहचानने, उनके निर्माण को समझने और उनके मूल अर्थ तक पहुंचने की एक बहुत ही तार्किक प्रणाली है। हाँ, एक तरह का विज्ञान है। बिल्कुल। और जब हम परीक्षा के दृष्टिकोण से स्रोत सामग्री का विश्लेषण करते हैं तो एक बात एकदम साफ हो जाती है। परीक्षकों का सारा ध्यान मुख्य रूप से 3 प्रकारों पर होता है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। एकदम सही। और आज हमारा पूरा जोर इसी पर रहेगा कि परीक्षा हॉल के उस भारी दबाव में जब चारों विकल्प एक जैसे लग रहे हों, तब बिना समय गंवाए सही विकल्प कैसे चुना जाए। वही तो असली युद्ध का मैदान होता है, जब विकल्प घूर रहे हो और घड़ी टिक टिक कर रही हो। तो चलिए सबसे पहले स्वर संधि के चक्रव्यूह में चलते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, जब एक स्वर के बाद दूसरा स्वर आता है तो जो बदलाव होता है वो स्वर संधि है। और इसके 5 प्रकार होते हैं। हाँ, तो शुरुआत करते हैं दीर्घ संधि से। दीर्घ का तो शाब्दिक अर्थ ही होता है विशाल या बड़ा। एकदम सही। और इसका नियम इतना सीधा है कि कभी-कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। दीर्घ संधि में होता यह है कि जब समान स्वर मिलते हैं, चाहे वो उच्चारण में छोटे हों या बड़े, मतलब ह्रस्व हो या दीर्घ, हाँ, तो वो मिलकर हमेशा अपनी सबसे बड़ी अवस्था यानी दीर्घ रूप में ही ढल जाते हैं। ऐसा मान लीजिए कि 2 एक जैसी ध्वनियां मिलकर अपनी आवाज को और बुलंद कर रही हैं। जैसे अ या आ के बाद फिर से अ या आ जाए तो वो आ ही बनेगा। बिल्कुल। ई या ई मिलेंगे तो बड़ी ई बन जाएंगे, और ऊ या ऊ मिलेंगे तो बड़ा ऊ बन जाएंगे। इसका उदाहरण लें तो शिक्षा और अर्थी का मिलन देखिए। शिक्षा के अंत में आ की ध्वनि है और अर्थी की शुरुआत अ से हो रही है। तो दोनों समान स्वर हैं, मिलकर आ बन गए, शिक्षार्थी। एक और उदाहरण है हरि और ईश। हरि में छोटी ई और ईश में बड़ी ई, मिलकर बड़ी ई बन गए, हरीश। और गुरु और उपदेश टकराते हैं तो गुरुपदेश बन जाता है। छोटा ऊ बड़े ऊ की मात्रा में बदल जाता है। ये नियम तो सुनने में काफी आसान लगता है, लेकिन स्रोत सामग्री में जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो यह है कि परीक्षकों को सीधे नियम पूछने में कोई मजा नहीं आता। उन्हें अपवाद पसंद है। हाँ, परीक्षकों के एक्सेप्शंस बहुत ही प्रिय हैं और हमारी स्रोत सामग्री में इन शब्दों को खास तौर पे हाईलाइट किया गया है, जैसे सत्य और आग्रह। दिखने में अलग लगता है, लेकिन मिलकर सत्याग्रह बनाते हैं। और दैत्य और अरि मिलकर दैत्यारी बनते हैं। दिशा और अंतर मिलकर दिशांतर हो जाते हैं। ये ऐसे शब्द हैं जो बार बार पेपर्स में आते हैं। यही वो बिंदु है जहां एक सामान्य तैयारी और मेरिट वाली तैयारी का अंतर तय होता है। अपवादों पर पकड़ होना बहुत जरूरी है। अब इस समान स्वरों की दुनिया से थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब हम उन जादुई ट्रिक्स का इस्तेमाल करने वाले हैं जो सीधे मात्राओं के खेल पर टिकी हैं। क्योंकि परीक्षा में शब्द तोड़ने का समय नहीं होता, बस स्कैन करना होता है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं गुण संधि और वृद्धि संधि की। तो गुण संधि की वो विजुअल ट्रिक क्या है? मतलब एक नजर में शब्द को कैसे पहचाना जाए? इसके लिए एक बहुत ही शानदार शॉर्टकट है। अगर किसी शब्द के ऊपर विशेष रूप से दूसरे या तीसरे अक्षर पर केवल एक मात्रा दिखाई दे, यानी ए या ओ की मात्रा, हाँ, या फिर शब्द के ऊपर रेफ लगा हो यानी आधा र, तो वहां 99% गुण संधि ही होती है।
उदाहरण से समझते हैं। महा और इंद्र को लेते हैं, जुड़कर बना महेंद्र। अब महेंद्र को स्कैन करें तो बीच के हे पर केवल एक मात्रा चमक रही है। हाँ, एक ही मात्रा। जल और ऊर्मी मिलकर जलोर्मी बनाते हैं। ल पे ओ की अकेली मात्रा है। और तीसरा संकेत था रेफ का। सप्त और ऋषि जुड़ते हैं तो सप्तर्षि बनता है। उच्चारण में आर की ध्वनि आती है और शी के ऊपर रेफ होता है। तो ये एक मात्रा और रेफ का पैटर्न गुण संधि की पक्की निशानी है। अरे वाह, मतलब परीक्षा में बस शब्द के सिर पर एक मात्रा ढूंढनी है, समय की कितनी बचत होगी। और इसके बाद जो वृद्धि संधि आती है, उसका राज तो उसके नाम में ही छिपा है। बिल्कुल, वृद्धि का मतलब ही है बढ़ना। तो ट्रिक ये बनती है कि जहां गुण संधि में एक मात्रा थी, वृद्धि संधि में वो बढ़कर 2 हो जाती है। अगर शब्द के बीच में ऐ या औ दिखाई दे तो वो वृद्धि संधि है। एकदम सटीक विश्लेषण। व्याकरण के अनुसार जब अ या आ के बाद ए या ऐ आता है तो दोनों मिलकर अय बन जाते हैं, यानी 2 मात्राएं। और ओ या औ से टकराने पर औ बन जाते हैं। हाँ, जैसे सदा और एव मिलते हैं तो सदैव बनता है। द पर अय की 2 मात्राएं आ जाती हैं। और वर्ण और औषध जुड़कर बनौषध बनते हैं। न के ऊपर औ की 2 मात्राएं, बस बीचों बीच 2 मात्राओं को स्कैन करना है। ये सच में लाइफ सेवर ट्रिक है। अब स्वर संधि के उन 2 प्रकारों की तरफ मुड़ते हैं जो अक्सर काफी मुश्किल लगते हैं, यण संधि और अयाधि संधि। हाँ, यण संधि मुझे हमेशा से डरावनी लगती थी। शब्द एकदम आधे अधूरे से दिखने लगते हैं। अत्यधिक या प्रत्येक देखकर ही घबराहट होती थी। लेकिन स्रोत सामग्री में इसके लिए एक बहुत ही तार्किक पैटर्न है, जिसे हम आधे अक्षरों की ट्रिक कह सकते हैं। ये घबराहट स्वाभाविक है क्योंकि शब्द का ढांचा बदल जाता है, लेकिन इसे पहचानने का एक बहुत पुख्ता तरीका है, वो य और व वाला नियम। हाँ, अगर किसी शब्द के बीच में य या व हो और उससे ठीक पहले कोई आधा अक्षर हो तो वो 100% यण संधि है। और अगर विच्छेद करने को कहा जाए तो क्या करना है? नियम बहुत व्यवहारिक है। जो भी आधा अक्षर य या व से पहले है उसे पूरा कर दीजिए, और अगर वो य से पहले था तो उस पूरे अक्षर पर छोटी ई की मात्रा लगा दीजिए। रुकिए, मैं इसे अत्यधिक शब्द पर लागू करके देखती हूँ। परीक्षा में शब्द आया अत्यधिक, स्कैन किया, य है और उससे पहले आधा त है, तो ये यण संधि है। बिल्कुल। अब इसे तोड़ना है। ट्रिक के अनुसार मैंने आधे त को पूरा त बना दिया और य से पहले था इसलिए छोटी ई की मात्रा लगाई, ये बन गया अति। और पीछे क्या बचा? य में अ की ध्वनि है तो पीछे बचा अधिक, यानी अति प्लस अधिक बराबर अत्यधिक। ये तो एकदम गणित के फॉर्मूले जैसा है। और यही व्याकरण की खूबसूरती है। एक और बहुत पूछा जाने वाला शब्द लेते हैं, स्वागतम। यहाँ व से पहले आधा स है। तो हमारा नियम कहता है कि व के मामले में आधे अक्षर को पूरा करके उस पर छोटे ऊ की मात्रा लगानी है, तो आधा स बन गया सु। और वा में से आ अलग हुआ तो पीछे बचा आगतम, सु प्लस आगतम हो गया स्वागतम। इसमें एक री का नियम भी है जो जरूरी है। जैसे पित्र और आज्ञा मिलकर पित्राज्ञा बनाते हैं। त्र में र की ध्वनि है जो यण संधि का ही रूप है। अब आते हैं स्वर संधि के आखिरी पड़ाव पर, अयादि संधि। स्रोत सामग्री में इसका पैटर्न बहुत साफ है। इसके ज्यादातर शब्द 3 अक्षरों वाले होते हैं और बीच में या तो य मिलेगा या व। न कोई आधा अक्षर, न कोई जटिल मात्रा, सादे 3 अक्षर वाले शब्द। बिल्कुल। यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि इन शब्दों को जब तोड़ा जाता है तो उनका रूप कैसे बदलता है। अगर बीच में य है तो विच्छेद करते समय पहले अक्षर पर ए या ए की मात्रा चढ़ जाती है, और व हो तो ओ या औ की मात्रा आ जाती है। हाँ, नयन शब्द को लेते हैं। न य न, बीच में य है, तोड़ेंगे तो पहले अक्षर न पर ए की मात्रा लगेगी, बन गया ने। पीछे बचा अन तो ने प्लस अन मिलकर बन गए नयन। और अगर शब्द हो पवन, बीच में व है तो प पर ओ की मात्रा आएगी, पो, और पीछे अन, पो प्लस अन हो गया पवन। एकदम तार्किक है। लेकिन स्रोत में एक अलग दिखने वाला शब्द भी है, भावुक। हाँ, यहाँ बीच में व तो है लेकिन उस पर छोटे ऊ की मात्रा लगी है। यही परीक्षकों को फंसाने में मजा आता है। क्योंकि यहाँ भा है यानी लंबा स्वर, इसलिए भ पर ओ की जगह औ की 2 मात्राएं आएंगी। ये बन गया भाव।
और व पर जो छोटे ऊ की मात्रा थी वो अपना अलग शब्द बना लेगी उक। तो भाव प्लस उक हो गया भावुक। यह विजुअल पैटर्न डिकोड करने की कला ही परीक्षा में संजीवनी का काम करती है। स्वर संधि का यह पूरा ब्रह्मांड सच में मात्राओं के एक व्यवस्थित विज्ञान जैसा है। अब हमारी विस्तृत चर्चा के दूसरे और भारी भरकम पड़ाव पर चलते हैं, व्यंजन संधि। किताबों में इसके दर्जनों नियम हैं, देखकर चक्कर आने लगते हैं। लेकिन स्रोत सामग्री में इसे डिकोड करने के लिए पैटर्न और बिंदु का रहस्य समझाया गया है। तो व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है? जब एक व्यंजन के बाद कोई स्वर या दूसरा व्यंजन आता है और उस टकराव से बदलाव होता है। लेकिन परीक्षा के लिए हमें स्मार्ट अप्रोच चाहिए। पहली अचूक ट्रिक है बिंदु यानी अनुस्वार का रहस्य। अगर शब्द के ऊपर एक बिंदी नजर आए तो वो व्यंजन संधि है। बहुत आत्मविश्वास के साथ मान सकते हैं। विच्छेद करते समय वो बिंदी सीधे आधे माँ में बदल जाती है। संसार शब्द देखिए, स पर बिंदी है तो बिंदी आधा माँ बनेगी, सम प्लस सार बराबर संसार। और संपूर्ण का विच्छेद होगा सम प्लस पूर्ण। इसके अलावा एक डेढ़ व्यंजन वाली ट्रिक भी है। डेढ़ व्यंजन? हाँ, अगर एक आधा और वही समान पूरा व्यंजन लगातार आए, जैसे आधा स और पूरा स या आधा च और पूरा च, तो यह भी व्यंजन संधि की पक्की निशानी है। लेकिन व्यंजन संधि में जो चीज रातों की नींद उड़ाती है वो है त संबंधी नियम। ये त कभी ल बन जाता है, कभी च बन जाता है, कभी ज। इस अराजकता के पीछे तर्क क्या है? क्या ये पूरी टेबल रटनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे की भौतिकी समझिए। त हमारे मुंह से निकलने वाली बहुत कमजोर ध्वनि है, एक तरह से भाषा का गिरगिट है। गिरगिट? हाँ, जब भी यहाँ किसी जोरदार व्यंजन से टकराता है तो अपनी पहचान खोकर उसी की नकल करने लगता है। तत् और लीन को लीजिए, तेजी से तत्लीन बोलकर देखिए। तत्लीन, तल्लीन। ऊर्जा लगती है तो मुंह शॉर्टकट ले लेता है, कमजोर त को सीधे ल में बदल देता है। परिणाम होता है तल्लीन। मतलब त पूरी तरह से आधा ल बन गया। ऐसे ही सत प्लस जन, ज भारी है वो त को खा जाता है और बन जाता है सज्जन। ओहो, तो ये कोई किताबी नियम नहीं है, ये तो हमारे मुंह के काम चोरी करने का तरीका है। ऊर्जा बचाने के लिए त ने सामने वाले की शक्ल ले ली। बिल्कुल। और इसी प्राकृतिक तर्क पर व्यंजन संधि का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा काम करता है, वर्ग बदलने के नियम। हिंदी वर्णमाला में क, च, ट, त, प वर्ग होते हैं, जो परीक्षा के लिए बहुत अहम है। हाँ, जब एक वर्ग का पहला वर्ण किसी स्वर या तीसरे चौथे वर्ण से टकराता है तो वो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। मतलब क बन जाएगा ग, च बनेगा ज, ट बनेगा ड, त बनेगा द और प बनेगा ब। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है दिक प्लस गज। यहाँ आधा क भारी आवाज ग से टकरा रहा है तो कमजोर का हार मानकर अपने परिवार के तीसरे सदस्य ग में बदल जाएगा, शब्द बनेगा दिग्गज। और अगर इसी पहले वर्ण का सामना किसी अनुनासिक यानी नाक से निकलने वाली ध्वनि से हो जाए, जैसे न या म, तो नियम कहता है कि वो पहला वर्ण अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है, जैसे जगत प्लस नाथ। त के बाद नाक वाली ध्वनि न है तो त अपने वर्ग के पांचवें अक्षर न में ही बदल जाएगा, जगन्नाथ। बिल्कुल। एक और नियम जिसने मेरी नजर खींची वो है छ का नियम। अगर छोटे स्वर के बाद छ आ जाए तो बीच में आधा च जुड़ जाता है, जैसे अनु प्लस छेद। अनु में छोटा ऊ है, आगे छ है, तो बीच में आधा च आ जाएगा, अनुच्छेद। ये बारीकियां सिर्फ संधि पहचानने में नहीं बल्कि वर्तनी शुद्धि में भी बहुत काम आती हैं। हाँ, स्पेलिंग करेक्शन में। अब हम अपनी चर्चा के अंतिम और शायद सबसे रहस्यमयी प्रकार की ओर मुड़ते हैं, विसर्ग संधि, लुप्त होती ध्वनियां। विसर्ग यानी शब्द के अंत में लगने वाली वो दो बिंदियां जिनका उच्चारण ह की तरह होता है। स्रोत सामग्री के अनुसार विसर्ग संधि अक्सर अपना रूप बदलती है। इसका पहला बड़ा नियम है विसर्ग का र या आधे र में बदल जाना, जिसे रेफ कहते हैं। ये तब होता है जब विसर्ग से पहले अ और आ को छोड़कर कोई और स्वर हो। इसे याद रखने का व्यावहारिक तरीका यह है कि शब्द में विसर्ग या तो सिर पर रेफ बनकर बैठता है या पैरों में र बनकर। उदाहरण के लिए नी प्लस बल। नी में छोटी ई है, आगे ब है, तो विसर्ग आधे र में बदलेगा और ऊपर जाकर बैठ जाएगा, निर्बल।
इसी तरह आशी प्लस वाद, विसर्ग हटेगा और वा के ऊपर रेफ बनकर आशीर्वाद बन जाएगा। इसके बाद वो हिस्सा आता है जिसमें 3 तरह के स का भयानक जाल होता है। शलगम वाला श, षटकोण वाला श और सपेरा वाला स। विसर्ग कब किस स में बदलेगा? इसके लिए एक स्पष्ट ट्रिक मैट्रिक्स है। बस ये देखना है कि विसर्ग के ठीक बाद कौन सा अक्षर है। अगर विसर्ग के बाद च, छ या श आ जाए तो विसर्ग शलगम वाले आधे श में बदल जाता है। जैसे हरि प्लस चंद्र। विसर्ग के बाद च है तो ये हरिश्चंद्र बन गया। मैट्रिक्स का दूसरा चरण कहता है कि यदि विसर्ग के बाद क, ख, ट, ठ, प, फ जैसे कठोर वर्ण आए तो विसर्ग षटकोण वाले श का रूप ले लेता है। इसका बहुत पूछा जाने वाला उदाहरण है दु प्लस कर्म। हाँ, विसर्ग के बाद क है तो दुष्कर्म बन गया। और तीसरा चरण, अगर विसर्ग के बाद त, थ या स आए तो विसर्ग साधारण सपेरा वाले स में बदल जाता है। जैसे नेह प्लस तेज, विसर्ग के बाद त है तो निस्तेज बन जाएगा। ये मैट्रिक्स तो बहुत ही काम का है। एक और बहुत आम बदलाव है जहां विसर्ग ओ की मात्रा बन जाता है। हाँ, अगर विसर्ग से पहले अ हो और बाद में कोई गूंजने वाली ध्वनि हो तो विसर्ग ओ की मात्रा बन जाता है। जैसे मन प्लस ज मिलकर मनोज बन जाते हैं, यश प्लस दा मिलकर यशोदा बन जाते हैं। मन प्लस बल से मनोबल बनता है। ये रोजमर्रा के शब्द हैं, लेकिन परीक्षा में विसर्ग संधि के क्लासिक प्रश्न होते हैं। बिल्कुल। और अब आते हैं उस विशेष नियम पर जिसे लुप्त विसर्ग का नियम कह सकते हैं। यह दिखने में सरल है लेकिन बहुत फंसाता है। नियम यह है कि अगर विसर्ग के ठीक बाद र आ जाए तो विसर्ग गायब हो जाता है। लेकिन गायब होने से पहले वो अपने से ठीक पहले वाले छोटे स्वर को बड़ा स्वर बना देता है। एकदम सही। ये वर्तनी शुद्धि में बहुत शिकार करता है। नी प्लस रोग को लेते हैं। नी में छोटी ई है, आगे विसर्ग है और फिर र से शुरू होने वाला रोग। नियम के अनुसार विसर्ग हटेगा और नी की छोटी ई बड़ी ई में बदल जाएगी। शब्द बनेगा निरोग। आम बोलचाल में लोग निरोग छोटी ई के साथ लिखते हैं, जो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। ऐसे ही नी प्लस रस मिलकर नीरस बन जाते हैं। और चर्चा को समेटते हुए विसर्ग संधि का एक अनोखा नियम देख लेते हैं, जो लगभग हर परीक्षा में छपा होता है। वो अतः प्लस एव वाला। हाँ, जब ये मिलते हैं तो न मात्रा बदलती है, न नया अक्षर आता है, बस बीच का विसर्ग खिसक लेता है और शब्द बनता है अतएव। तो इस सब का असल मतलब क्या है? हमने जो ये पूरी दिमागी कसरत की है उसका सार यही है कि परीक्षा हॉल में संधि सॉल्व करने का मतलब नियमों को रटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका असल मतलब है एक डिटेक्टिव की तरह शब्दों के बीच छिपे पैटर्न्स को पहचानना, गुण और वृद्धि में मात्राओं की गिनती करना, यण में आधे अक्षरों की जगह देखना, व्यंजन में बिंदी पकड़ना और विसर्ग में गायब होती ध्वनियों का पीछा करना। अगर कोई इन विजुअल पैटर्न्स को डिकोड करना सीख जाए तो संधि के प्रश्न बोनस अंक बन जाएंगे।